गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो चैप्टर 4 था उसमें पढ़ा था कि ट्राइबल्स पर, जो ट्राइबल जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन पर ब्रिटिश सरकार ने किस किस तरह के प्रतिबंध लगाए थे, किस किस तरह के एक्सप्लॉइटेशन किए थे, उसके बारे में पढ़ा था। मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लाइफ स्टाइल में बहुत बड़े चेंजेज आ गए थे और उनसे उनकी बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई थी। अब हम उन परेशानियों से पहले हमने पढ़ा था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें किस तरह के चेंजेज किए गए थे। इन सब कारणों से जनता में परेशानियां बढ़ती जा रही थी और उसी कड़ी में हम 1857 के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उस समय की जो पॉलिसीज एंड पीपल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और उन पॉलिसियों का प्रभाव पब्लिक पर किस तरह से पड़ा और जो पब्लिक थी, जनता थी, उसने किस तरीके से रिएक्ट किया। जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीतियों के प्रभाव पड़े थे अलग अलग। जैसे राजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह के बारे में पढ़ा था। उनकी जो पॉलिसी थी उनका प्रभाव जमींदार, आदिवासी, सिपाही, सब पर तरह तरह के प्रभाव पड़े और इन प्रभावों की वजह से ही लोगों की जो समस्याएं थी वो बढ़ती गई और लोगों में विरोध की भावना पनप गई। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा और लोगों ने ब्रिटिश कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है नवाबों के बारे में देखते हैं। जो भारत के नवाब थे उन्होंने हमेशा ब्रिटिश सरकारों का सहयोग किया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार उनकी ताकत को कम करने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान को ठेस पहुंचाने लगी। जैसे संधियों के तहत सभी दरबारों में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। उस अधिकारी को नाम दिया गया था रेजिडेंट। रेजिडेंट के बतौर वो राजा को सलाह देता था और ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था। और स्थानीय शासक थे जितने भी भारत के राजा, उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी और उनकी सेना को भी क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, जिससे कि वो कोई विद्रोह न कर सके। और कहा गया कि जो राजस्व वसूली के अधिकार है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और कहा गया कि राजाओं की सुरक्षा का दायित्व किसका है, कंपनी का है। राजाओं की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का है, मतलब सभी प्रकार के अधिकार रेजिडेंट को दिए गए। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो चाहती थी कि उसके जब पति एक्सपायर हुआ था उसके बाद उसने दत्तक पुत्र को वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को कहा या कंपनी को कहा, लेकिन कंपनी ने इसके लिए मना कर दिया और जो अडॉप्टेड सन था उसको राजा मानने से इनकार कर दिया और कहा गया कि इस तरह से राजा नहीं माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उसके पिता को जो पेंशन मिलती थी, मतलब बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन की गई थी वो पेंशन उसे भी जारी रखी जाए, लेकिन उन्होंने पेंशन जारी रखने से मना कर दिया और इन निवेदनों को क्या कर दिया गया था, ठुकरा दिया गया था। इस तरह से राजाओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। नेक्स्ट है अवध की रियासत। अवध एक उस समय बड़ा सूबा था, अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, ट्रीटी की गई थी ब्रिटिश कंपनी ने, और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, मतलब डायरेक्ट अपने नियंत्रण में ले लिया।
और वहाँ के जो भी शासक थे, नवाब थे, उनको हटा दिया गया। मतलब इस तरह नवाबों के साथ ब्रिटिश सरकार ने कई तरह की डिसीजन लिए और उनसे नवाबों के सम्मान और श्रेष्ठता को क्या पहुंची, ठेस पहुंची, और इस वजह से नवाब और ये ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो गए। उसी समय जो भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डेलहौजी, और उन्होंने ऐलान किया कि जो रियासत शासन ढंग से नहीं चला पाएगी उसको ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया जाएगा डायरेक्ट। इस तरह से मतलब शासकों को ख़त्म करने की ब्रिटिश सरकार ने योजना बना ली थी। और बाद में धीरे धीरे जो भारत में सिक्के चलते थे उन पर से मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र का नाम भी हटा दिया गया। ये घटना हुई थी 1849 और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से बाहर निकाल दिया गया, मतलब वहाँ रहने नहीं दिया गया। इसी के बाद 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उसके बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी थे उनको बादशाह की पदवी नहीं दी गई। इस तरह से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था राजा और नवाबों पर। दूसरा प्रभाव है किसान, पीजेंट्स एंड सिपाही, किसान और सिपाही। किसानों में उस समय जमींदारी सिस्टम था और जमींदारी में कुछ सिस्टम बनाए गए थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के, मतलब लगान वसूल करने के नियम बनाए थे, जैसे स्थाई बंदोबस्त था, मुनरो नियम था, महलवारी नियम था। इनसे किसानों को लगातार क्या होता जा रहा था, नुकसान होता जा रहा था। किसानों को इनसे नुकसान होता जा रहा था और किसान महाजन का कर्ज लौटाने में सफल नहीं थे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम, जमींदार लगान तो बहुत ज़्यादा वसूलते थे और किसानों को पूरे साल के खाने लायक अनाज भी नहीं बचता था और उनकी पीढ़ियों से प्रचलित ज़मीन पर जमींदारों का कब्जा हो गया धीरे धीरे। ये तो थी किसानों की समस्या, मतलब किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी ब्रिटिश सरकार के समय झेलनी पड़ी थी और उनकी प्राचीन ज़मीन आ रही थी वो ज़मींदारों के हाथ में चली गई। दूसरी चीज़ है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही, इंडियन सिपाही में भी असंतोष था। उनके वेतन भत्ते और शर्तों की परेशानी थी, उनको वेतन भत्ते बहुत कम मिलते थे और उनकी धार्मिक जो आस्थाएं थी उनको ठेस पहुंचाया जाता था। जैसे उस समय भारत में समुद्र पार यात्रा करना को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उनको ज़बरदस्ती समुद्र पार भेजा जाता था और उनके धर्म और जाति को भ्रष्ट करने के प्रयास किए गए। जैसे एक एग्जाम्पल है 1824 में सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। बर्मा जो प्रेजेंट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ जाने का आदेश मिला। इस हुक्म बहुत से सिपाहियों ने इस हुक्म को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया, मानने से मना कर दिया। कहा कि इस तरह की बातें वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनसे उनके धर्म भ्रष्ट होने का खतरा है। उस समय इस तरह की परंपरा थी। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में इतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक कानून बनाना पड़ा। इसके लिए कंपनी ने एक कानून बना दिया गया और कहा गया कि किसी को कहीं भी भेजा जा सकता है। उस कानून में साफ कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की नौकरी करते हुए में इस समुद्र पार जाना पड़ सकता है और उसके लिए वो मना नहीं करेगा। नेक्स्ट है सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे किसान भी थे जो गांव छोड़कर आए थे और वो किसानों के गुस्से को भी समझते थे। उसके बाद है सुधार, रिफॉर्म्स। ब्रिटिश कंपनी ने कुछ सोशल रिफॉर्म किए थे, सामाजिक सुधार करने किए थे और उन सामाजिक सुधारों से जो मिशनरीज थे उनको बहुत सारे अधिकार मिले थे। जैसे सती प्रथा को रोक लगाने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। अंग्रेजी भाषा को प्रचार और प्रोत्साहन किया गया था, मतलब अंग्रेजी भाषा को बढ़ाने के लिए भी प्रसार और प्रसार किया गया था।
इसके अलावा जो कंपनी की तरफ से ईसाई मिशनरी जाते थे जो यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ संपन्न करते थे, उनको 1830 में कंपनी ने स्वतंत्रता दी कि वो अपनी ज़मीन और संपत्ति खरीद सकते हैं यहाँ। इस तरह की छूट दी गई और इस छूट से भारतीय समाज में इंटरफेयर तेज़ी से बढ़ा। इसके बाद 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई मिशनरियों को धर्म को अपनाना आसान हो गया। ईसाई धर्म आसानी से अपनाया जा सकता है, तो यहाँ धर्म परिवर्तन का काम भी तेज़ी से बढ़ने लगा और भारतीयों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किए जाने लगे। तो भारतीयों को लगा कि हमारा धार्मिक और सामाजिक अस्तित्व खतरे में है, धार्मिक और सामाजिक अस्तित्व खतरे में है और इस वजह से भारतीय धर्म और सामाजिक रीति रिवाज नष्ट होने के खतरे की वजह से जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट है, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अब जनता की नज़र में देखें तो उस समय विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उस किताब में कहा गया था, महाराष्ट्र के गांव के रहने वाले थे और वो किसी आयोजन में मथुरा आए हुए थे, माझ प्रवास के कुछ अंश है इसमें। विष्णु भट्ट लिखते हैं उसमें, वहाँ उसको कुछ सिपाही मिले थे, सिपाही, और उन सिपाहियों ने उनको बताया था कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है, भारत में विद्रोह होने वाला है, इस तरह की बात बताई थी। एक सिपाही के कुछ दिए हुए हैं अंश, 84 नियम बनाए हैं और इन नियमों में इस तरह के नियम थे जिससे भारतीय समाज संस्कृति भारत के लोगों पर इनके बुरे असर होंगे और इस कारण से इसमें मतलब युद्ध होने की संभावना है। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी में गुप्त योजना बनाई गई थी, इस तरह की बातें दी हुई है। उसके बाद है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना फैल गई। उस समय एक कारतूस आए थे और उन कारतूसों से सूअर या गाय की चर्बी को चबाकर काम में लिया जाता था। इस वजह से लोगों को लगा कि हिंदू और मुस्लिमों को लगा कि हमारे धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनको इस तरह से नष्ट किया जा रहा। ये एक आर्मी के सूबेदार थे सीताराम पांडे, उन्होंने ये बात लिखी है उस समय के संस्मरण में। ये लिखा है कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। ये एक इम्पोर्टेंट पैरा है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। उस समय कुछ नए कारतूस आए थे जिसमें गाय और सूअर की चर्बी को काम में लिया जाता था। शेष भाग इसका नीचे दिया हुआ है। नई राइफल का प्रयोग किया गया था। इस राइफल में इस तरह के सूअर के कारतूस लगाए जाते थे जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था और उसको चबाकर लगाया जाता था। तो इस तरह की समस्या से उनमें और ज़्यादा असंतोष फैल गया। थैंक यू बेटे।